नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। आज हमारा 13वां मॉडल पेपर है दोस्तों। हमने 12 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। एग्जाम से पहले इन सभी मॉडल पेपर को देखकर जाइएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है। अब दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन महोबा, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद और चौथा चित्रकूट। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, वो प्रयागराज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है, निम्न में से पूछा है दोस्तों, है ना। इन चारों में से बताना है ना दोस्तों। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कमेंट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मुरादाबाद। हमें क्वेश्चन निम्न में से पूछा है तो हमने बता दिया मुरादाबाद। अगर सर्वाधिक पूछे दोस्तों, क्या पूछे? सर्वाधिक। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में सर्वाधिक जिला पूछे तो आप सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखेंगे प्रयागराज, इलाहाबाद। क्या ध्यान रखेंगे? प्रयागराज, इलाहाबाद दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम प्रयागराज की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इसमें दोस्तों माघ मेला लगता है। क्या लगता है? माघ मेला भी इसी में लगता है दोस्तों, ठीक है। इसी में दोस्तों अगर ध्यान रखें तो इसी में दोस्तों गंगा और यमुना का संगम होता है। गंगा और यमुना का संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम होता है दोस्तों, ठीक है। गंगा और यमुना का संगम होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपके सीधे एग्जाम में छपते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 303 देखिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन झारखंड, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन असम। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये सभी मॉडल पेपर आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए ला रहे हैं, ये सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। देखिए दोस्तों, सरहुल त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, आपके ध्यान रखेंगे झारखंड राज्य में। जी हाँ दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। और किस जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है दोस्तों? ये जो सरहुल का त्योहार है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो जनजाति ध्यान रखेंगे, मुंडा एवं उराव जनजाति। जी हाँ दोस्तों, मुंडा एवं उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, उराव, ठीक है दोस्तों। मैं यहां पर लिख देता हूं, दो जनजाति है, मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, उराव जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे छपने योग्य हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हम बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों और कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 304 देखिए सभी स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, जो सिंधु घाटी के लोग हुआ करते थे वो किसमें विश्वास करते थे? पहला ऑप्शन आपके लिए होगा मातृ शक्ति में, दूसरा ऑप्शन आत्म और ब्रह्म में, तीसरा ऑप्शन यज्ञ प्रणाली में और चौथा ऑप्शन कर्म कांड में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जिनको भी इन प्रश्नों के जवाब आते हैं दोस्तों। ये क्लास आप सभी को पता है, ये डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, ठीक है। और 8 PM पर आने का मतलब है कि आप सभी को अपना टेस्ट देना है और तैयारी को एनालाइज करना है मित्रों, ठीक है। अंत में आप लोग जरूर कमेंट कर कर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इस वीडियो में, ठीक है मित्रों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे मातृ शक्ति में दोस्तों। किसमें विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में दोस्तों। ऑप्शन बी वाले गलत है भाई, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं। तो ये विश्वास किसमें रखते थे? मातृ शक्ति में रखते थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। मातृ देवी की पूजा करते थे दोस्तों, ध्यान रखें, मातृ देवी की ये पूजा करते थे। यहां पर मैं लिख देता हूं, मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है दोस्तों। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 306 देखिएगा दोस्तों। हमने 305 वाला कर लिया ना कवर। 306 देखिए, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा में। अब आगे क्या बोल रहा है? यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे दोस्तों, इसलिए ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से इस क्लास को शेयर करके आ जाए अपने सभी मित्रों में। पहला ऑप्शन मथुरा, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर और चौथा इलाहाबाद। जल्दी से बताएं मित्रों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा कहां पर है? सिकंदराबाद में, और ये यूपी में सिकंदराबाद के जिले में है दोस्तों, जल्दी से बताएं। ये आगरा में है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3207 यानी 307वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को 535301 लिखा जाता है, अंकल को 84670 लिखा जाता है, बॉय को 129 लिखा जाता है, तो रस्टिस कोड कोर्स में क्या लिखेंगे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है एक झटके में। ये दोस्तों रीजनिंग का संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन ये आपके सामने दिख रहे हैं, सभी बच्चे जवाब देंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सिस्टर का लिख लेते हैं कोड। हम पहले दोस्तों सिस्टर का लिखेंगे SISTER, सिस्टर लिख दिया। उसके बाद अंकल लिखिए UNCLE, अंकल लिख लिया। अंकल के बाद बॉय लिखिए BOY। अब इनके आप लोग कोड लिख लीजिए। सिस्टर का क्या है? 5 है, I का 3 है, S का 5 है, T का 3 है, E का 0 है, R का 1 है, ठीक है। अब अंकल में U का 8 है, ठीक है, N का 4 है, C का 6 है और L का 7 है, E का 0 है, बॉय में B का 1 है और O का 9 है और Y का 9 है। O का 2 है और Y का 9 है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि आपको कोड बताना है रस्टिस में, RUSTIC, इसका कोड बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हम देखें R किस में दिख रहा है? R तो हमारे यहाँ पर दिख रहा है। R का कोड क्या दे रखा है? 1। तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैल्यू 1, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या बोल रखा है इसमें? U। अब U का कोड देखिए आप लोग, U कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा। और U का कोड क्या है? 8 है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है। अब S देखिए, S कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ठीक है। अब S इसमें कहाँ दिख रहा है? S देखिए, S के लिए देखिए यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी S है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, तो इनके लिए क्या ऑप्शन होगा? 5 रहेगा। तो 185 हम ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, ऑप्शन बी को ही सही जवाब करेंगे। क्या शानदार का लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है मित्रों। इसी तरह से आप आगे भी डिफरेंस देखेंगे तो यही ऑप्शन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 308वां प्रश्न दोस्तों। अगर दोस्तों आप कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ेंगे, डेली बेसिस पर मॉडल पेपर नए सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा मित्र दोस्तों। बस आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आया आपके समक्ष, कमेंट करिएगा। खरवार जाति, बुक्सा जाति, वनरावत जाति या फिर थारू जाति? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें बुक्सा और थारू जाति की दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनजाति है दोस्तों, प्राचीन जनजाति, ये उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनजाति है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये यूपी की प्राचीन जनजातियां। आपको क्वेश्चन पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कौन सी है दोस्तों? वो है वनरावत जनजाति दोस्तों। कौन सी है? वनरावत जनजाति। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों, ठीक है मित्रों। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 309 देखिए, 390 प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप लोग पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन होगा कंपिल्य, दूसरा ऑप्शन मथुरा, तीसरा ऑप्शन अहिछत्र, चौथा ऑप्शन कौशाम्बी। सभी बच्चे बताएंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स।
देखिए दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा में दोस्तों। कहां पर थी? मथुरा में दोस्तों। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बी को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 310वां प्रश्न देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 310। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक ना एक एग्जाम में आएगा। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए सभी स्टूडेंट को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो दोस्तों। आप लोग बस डेली बेसिस पर मॉडल पेपर लगाते रहिए, क्योंकि बहुत दिन कम बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों सिलेक्शन पक्का होगा, बस आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर ये पढ़ते रहिए जो भी पढ़ाते जा रहा हूं। पहला ऑप्शन अयोध्या, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मथुरा और चौथा मलिहाबाद जो कि लखनऊ में है, प्रयागराज दो की इलाहाबाद में। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कुंभ नगरी, संगम नगरी, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी और तीर्थराज, ये तीनों के तीनों कहा जाता है इलाहाबाद को दोस्तों। ये उपनाम किसके हैं? इलाहाबाद प्रयागराज के हैं दोस्तों। ऑप्शन बी मेरे जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, प्रयागराज, जिसे दोस्तों गंगा यमुना का मिलन यानी संगम होता है गंगा यमुना का दोस्तों। ठीक है, माघ मेला भी यहीं पर लगता है मित्रों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 311 देखिएगा। श्रृंगीरामपुर में श्रेणी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, किसका है? श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, कहां पर? श्रृंगीरामपुर में दोस्तों। ठीक है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिएगा, मथुरा जिले में, फर्रुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में या फिर सीतापुर जिले में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं मेरे सभी स्टूडेंट्स। ये दोस्तों आपके ध्यान रखेंगे, ये आपके फर्रुखाबाद जिले में दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311 देखिए दोस्तों, दो बार 311 आ गया, कोई बात नहीं, इसका जवाब दीजिए। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम चुटकियों बजाते सॉल्व करेंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन ये आपके सामने दिख रहे हैं, 10%, 15%, 30% या 20%। क्या राइट ऑप्शन को टिक करेंगे आप लोग? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे मूलधन और यहां पर लिखेंगे मिश्र धन। मूलधन को बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल और मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। देखिए दोस्तों, मूलधन बोला है, देखिए पहले यहां पर क्या ले रखा है? 216/125। तो नीचे वाला दोस्तों, जो ये नीचे वाला है वो आपके मूलधन है और जो ऊपर वाला है वो आपके मिश्र धन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है? 125 और मिश्र धन आपको कितना दे रखा है? 216। तो ये दोस्तों किसके वर्गमूल दिख रहे हैं, किसके क्यूब दिख रहे हैं? ठीक है, ये आपके दिख रहे हैं 5 और 6 के दोस्तों। किसके दिख रहे हैं? 5 और 6 के वर्गमूल दिख रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का डिफरेंस किसके ऊपर आ रहा है? 5 के ऊपर। तो 100 पर कितना निकलेगा? तभी तो हमें दर निकालनी पड़ेगी ना, दर निकाल रहे ना। 5 से भाग करिए तो 20 बार जाएगा, तो हमारी दर निकल के आती है 20%। किस ऑप्शन में दिख रही है 20%? गुरुजी 20% तो डी ऑप्शन में दिख रही है। तो इस प्रकार से आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। जब भी आप लोगों के सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इसी प्रकार से तोड़ोगे दोस्तों। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 312 देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? पहला ऑप्शन उसने पढ़ाई की थी, दूसरा ऑप्शन उसने पढ़ाई कर ली थी, तीसरा ऑप्शन वह पढ़ रहा था और चौथा ऑप्शन वह पढ़ने वाला है। दोस्तों ये तो इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। वीडियो की अगर मित्रों आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप लोग दोस्तों जुड़ जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ रहने वाली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है। बस आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए मित्रों, लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और जो भी अपडेट हुआ करेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल से वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दिया करूंगा दोस्तों। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों भूतकाल में दोस्तों क्या आता है, था, थी, थे, है ना। तो बिल्कुल ये आपके वर्तमान काल की है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए मित्रों। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 313वां देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंध है? मछली का जैसे दोस्तों जल से संबंध है, उसी प्रकार से आपको चिड़िया का संबंध बताना है। पहला ऑप्शन भोजन, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। आप लोग हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स किया करें मित्रों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। बस आप लोग रेस्पॉन्स किया करें हर एक क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लास आए आप लोग दोस्तों जल्दी से शुरू हो जाए टेस्ट देना। ठीक है, यही टाइमिंग रहता है अपनी क्लास को आने का दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती है, मतलब मछली का संबंध जल से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? चिड़िया का संबंध आकाश से होगा। ठीक है दोस्तों, मछली जल में रहती है ना, तो चिड़िया आकाश में उड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। ठीक है, बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 314 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जवाब। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर या फिर उपयुक्त सभी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट करिए कि अशोक ने किस तीर्थ यात्रा की या किस स्थान में तीर्थ यात्रा करी थी दोस्तों, जल्दी से बताएं। अगर दोस्तों देखा जाए तो अशोक ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु इस स्थान की भी यात्रा करी थी, सारनाथ, श्रावस्ती इस स्थान की भी यात्रा करी थी, गया, कुशीनगर इसकी भी यात्रा करी थी। यानी कि हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न के लिए दोस्तों आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी को दोस्तों, उपयुक्त सभी। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 315 देखिएगा। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। देवप्रयाग मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नरौरा बुलंदशहर में या फिर बेतवा झांसी में? सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि गोविंद वल्लभ पंत सागर को दोस्तों रिहंद बांध भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रिहंद बांध को ही गोविंद पंत सागर कहा जाता है दोस्तों। यहां पर लिख दे रहा हूं, रिहंद बांध को ही दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ सागर पंत किसे कहा जाता है? रिहंद बांध को ही कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? ये आपके स्थित है पिपरी सोनभद्र में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पिपरी जिले के सोनभद्र गांव में दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो मेरे जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई। अपनी तैयारी इसी प्रकार से कंटिन्यू रखें। आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको। राज्य की वो जनजाति जो दीपावली का त्योहार शौक के रूप में मनाती है, ये तो सभी को आना चाहिए, गलत कोई नहीं करेगा। जिसके लिए पहला ऑप्शन पर हरिया, दूसरा थारू, तीसरा बेगा, चौथा सहरिया। दोस्तों थारू और बुक्सा ध्यान रखेंगे। थारू और बुक्सा दोस्तों यूपी की सबसे प्राचीन जनजाति है दोस्तों, प्राचीन जनजाति है ये दोस्तों। क्या है? प्राचीन जनजाति है दोस्तों यूपी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बताऊंगा दोस्तों। ये राज्य की वो जनजाति है जो दीपावली का त्योहार शौक के रूप में मनाती है। कौन सी है भाई वो जनजाति? सभी बच्चे बताएंगे वो जनजाति कौन सी है? वो जनजाति थारू जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, थारू जनजाति दोस्तों दीपावली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़े बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी मित्र, 317वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? सभी बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन कुचिपुड़ी, दूसरा कथक, तीसरा मोहिनी अट्टम, चौथा भरतनाट्यम। कमेंट करिए मेरे मित्रों, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा? लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे मेरे, क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? लच्छू महाराज का संबंध है मित्रों, ध्यान रखेंगे, लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, ना ही कुचिपुड़ी, ना ही मोहिनीअट्टम, ना ही भरतनाट्यम। कमेंट करिए दोस्तों, लच्छू राम का संबंध कथक नृत्य से है दोस्तों। अगर हम बात करें कथक नृत्य की तो दोस्तों ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं, कथकली टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगर यही हम बात कर लें भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। यही हम बात करें मोहिनी अट्टम की, ये केरल की है दोस्तों, केरल का है, ठीक है। यही कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का है मित्रों, आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। ये एक देव नृत्य है दोस्तों, कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश नृत्य का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 318 प्रश्न का जवाब देंगे सभी मेरे स्टूडेंट्स। 990 का 1/9 भाग किससे डिवाइड हो रहा है? 110 से, प्लस 100 प्लस गुणा 4। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल लगाइए और सॉल्व कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको एक भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हम डिवाइड को देखेंगे। डिवाइड उससे भी पहले दोस्तों आप का को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो का लिख रखा है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इक्वेशन पुट करिए, देखिए 990 गुणा 1/9 भाग 110 प्लस 100 गुणा 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो 9 से इसको काटिए, 110 बार आएगा, यानी कि अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 110 को आप 1 से डिवाइड करेंगे 110 ही आएगा, ठीक है। 110 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 100 गुणा 4, यही है ना। अब तो यही बच रहा है, हम वो सॉल्व कर चुके। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 110 से कम 110 यानी 1 बचा, प्लस 100 गुणा 4 बचा हुआ है। अब देखिए 100 गुणा 4 कितना होता है? 400, और 400 में आपको कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना। तो जवाब क्या निकल के आएगा? 401। क्या आएगा? 401, जो हमारे बिल्कुल बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये इजी प्रश्न था, आई थिंक किसी भी बच्चे को इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़े अब बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ में। 319वें प्रश्न का जवाब दीजिए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है मित्रों, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ये वही क्वेश्चन हैं जो आपको दोस्तों वर्दी दिलाने में मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। सफलता की ओर ले जाने वाले प्रश्न है दोस्तों ये। 3 से 13, 13 से 53, 53 से 213। कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए सभी स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन 553, दूसरा 653, तीसरा 753, चौथा 853। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों 3 से 13 यानी कि गुणा 4 माइनस 1, यही है ना, 3 चौक 12, सॉरी प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर भी गुणा 4 करिए, प्लस 1 करिए, यहां पर भी गुणा 4 करिए, प्लस 1 करिए, और यहां पर भी गुणा 4 करिए और प्लस 1 करिए। तो आप गुणा 4 कर दीजिए, यहां पर गुणा 4 करना है, करिए। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 852, और 852 में प्लस 1 करना है। तो जवाब निकल के आता है 853। तो बिल्कुल ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 853। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इजी प्रश्न था ये रीजनिंग का दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आया करें तो आप लोग जितना हो सके उस रीजनिंग वाले क्वेश्चन को मन में सॉल्व करा करें दोस्तों। कैलकुलेशन इन माइंड, कैलकुलेशन इन एयर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व किया करें। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 320वां देखिए सभी स्टूडेंट्स। बाज, पक्षी, धनुष और बाण ये किस सिख गुरु के चिन्ह हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं वापस बोल रहा हूं, डबल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
पहला ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन गुरु नानक देव, तीसरा ऑप्शन गुरु अंगद, ठीक है, और चौथा ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। कमेंट करिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी बच्चे कमेंट करेंगे राइट ऑप्शन को। दोस्तों पक्षी, बाण, धनुष, ठीक है, बाज, ये किसके चिन्ह है? ये तो दोस्तों आपके ध्यान रखें गुरु गोविंद सिंह के चिन्ह है दोस्तों। ये किसके हैं? ये गुरु गोविंद सिंह के। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों, ठीक है। तो किस स्टूडेंट ने ऑप्शन बी ए को टिक किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। गुरु नानक देव ने दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मांडी, वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? आप लोग वो बताइए। मेरठ, मथुरा, सहारनपुर या फिर मुरादाबाद? मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है। मांडी स्थल ना ही तो मेरठ में स्थित है, ना ही मथुरा में स्थित है, ना ही मुरादाबाद में स्थित है, ये स्थित है सहारनपुर में। ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? सहारनपुर में स्थित है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये सहारनपुर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यूपी का सबसे उत्तरी, ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों। ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जिला दोस्तों आप ध्यान रखेंगे यमुना नदी के पूर्व में स्थित है दोस्तों। यमुना नदी के पूर्व में स्थित है ये दोस्तों। ये जिला यमुना नदी के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 332 देखिए। साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? इसको तो आप दोस्तों डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में सीधा छपेगा। मदन मोहन मालविया, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर हसरत मोहानी? कमेंट करिएगा दोस्तों सभी बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। साइमन कमीशन, जी हाँ दोस्तों, अब साइमन कमीशन की बात छेड़ दी अपन ने तो हम बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसका गठन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसका गठन कब हुआ था तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 नवंबर 1927 में। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों ये जो साइमन कमीशन है ये भारत में कब आया? ये जो साइमन कमीशन है भारत में कब आया? भारत में कब आया दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये भारत में आया है 3 फरवरी 1928 में। कब आया? 3 फरवरी 1928 में ये भारत में आया दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपके कौन सा इसमें जवाब सही जाएगा? इसमें ऑप्शन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ के में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, लगे हाथ दोस्तों। क्वेश्चन 323, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है थानेश्वर, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है बांसखेड़ा। मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होने वाला है।
सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। दोस्तों अगर हम हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हर्षवर्धन। दोस्तों अगर हम आपके समक्ष हर्षवर्धन की बात करें तो देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनका संबंध किस राजवंश से था, तो आप ध्यान रखेंगे ये दोस्तों पुष्यभूति राजवंश से इनका संबंध था। पुष्यभूति राजवंश, ठीक है मित्रों, ये आप ध्यान रखेंगे, इनका संबंध पुष्यभूति राजवंश से था दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था। दोस्तों एक चीनी यात्री था दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। शासनकाल में कौन आया था दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे इनके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग आया था दोस्तों। कौन आया था? हेन सांग, ठीक है दोस्तों। कब आया था दोस्तों? ये 630 ईस्वी में दोस्तों। कब आया था? 630 ईस्वी में ये आया था भारत में दोस्तों, ठीक है। हर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, तो हेनसांग आया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, इनके बारे में देखिए। दरबारी कवि, इनका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि भी ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट थे दोस्तों। कौन थे? बाणभट्ट दोस्तों, ध्यान रखेंगे मेरे सभी स्टूडेंट, बाणभट्ट इनके बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हर्षवर्धन के ये बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे दोस्तों। अब और बात करें हर्षवर्धन की दोस्तों, इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक है मित्रों। इनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? रत्नावली दोस्तों। क्या है? रत्नावली, ठीक है दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इतना कुछ आप हर्षवर्धन के बारे में ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहां से दोस्तों मैं अभी वापस बोल रहा हूं, एक ना एक क्वेश्चन छपेगा आपके सीधे एग्जाम्स में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था बांसखेड़ा से दोस्तों। कहां से प्राप्त हुआ था? बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था दोस्तों, ठीक है। 628 ईस्वी पूर्व में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों 628 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। 324 देखिएगा मेरे सभी स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपीला मेला किस समुदाय से जुड़ा है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गुरु नानक देव दोस्तों, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक हैं। प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। जैन धर्म के सभी को पता है महावीर स्वामी है ना दोस्तों, जैन धर्म के सभी को पता है सभी स्टूडेंट को महावीर स्वामी है ना, जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है। कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए, क्या राइट ऑप्शन होगा? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपीला मेला किस समुदाय से जुड़ा है दोस्तों? जल्दी से बताएं। ये जुड़ा आपके जैन धर्म से दोस्तों। किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से दोस्तों। ये दोस्तों ये जो कंपीला मेला है ना, कंपीला मेला दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मार्च महीने में आयोजित होता है दोस्तों। और यूपी के किस जिले में आयोजित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है दोस्तों। किस जिले में? फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। कंपीला मेला दोस्तों आपके यूपी के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है, मार्च महीने में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। 325वां, गर्दन पर सवार होने का मुहावरे का अर्थ बताइए। सभी स्टूडेंट्स क्या बताएंगे इस प्रश्न का जवाब? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पिंड छोड़ना, नुकसान पहुंचाना, पीछा ना छोड़ना, या फिर बहुत प्यारा। कमेंट करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने योग्य है ये प्रश्न। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होगा पीछा ना छोड़ना। अभी तक जिसने भी ए ऑप्शन टिक किया गलत किया है, बी ऑप्शन टिक किया गलत किया है, सी ऑप्शन टिक किया गलत किया। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए? 13 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। कुल 13 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इन 13 मॉडल पेपरों से 325 क्वेश्चंस बन चुके हैं। कल हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो हम 326 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
जिन्होंने अभी तक वो 13 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, कंटिन्यू बेसिस पर आप लोग उन लोगों को देख लीजिए, उन मॉडल पेपर को देख लीजिए दोस्तों। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसी में से छपने योग्य हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप उन सभी मॉडल पेपर को देखकर जाइएगा दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों तो इस वीडियो को सभी मेरे स्टूडेंट लाइक करेंगे और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर था दोस्तों। कल मिलते हैं। और दोस्तों मिलने से पहले अगर जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर 8 PM पर जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।